सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी के सामने एक बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल पेपर है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। ये 2024 का पेपर है। तो अभी आप में से बहुत सारे ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हो जिनका पेपर जो है वो 28 जनवरी को होने वाला है, और बहुत सारे हमारे एनसीसी ए सर्टिफिकेट के कैडेट्स है जिनका पेपर 4 फरवरी को होने वाला है। तो उन सभी को भी इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसी में से लगभग 90% क्वेश्चन आपके एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बी वाले बच्चे आप तो भैया पूरा रट ही लो, क्योंकि यही पेपर जो है वो आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में भी आने वाला है। ठीक है, तो आज हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे आज का जो है वो पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से जितने भी हमारे एनसीसी के बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है, आपके लिए मिशन एनसीसी ने एक एमसीक्यू की बुक लॉन्च की है। अगर आपने अभी तक इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। ये बुक आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और आपका 2024 का बी सर्टिफिकेट का जो पूरा पेपर है वो इसी बुक से आएगा। और बच्चों, इस बुक के साथ साथ आपको जो ओएमआर शीट है वो भी फ्री में मिलने वाली है। तो इस तरीके से ओएमआर शीट आपको मिलेगी और इनकी प्रैक्टिस भी करना। ओके, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे हैं, या तो मैं मेरा नंबर दे देता हूं यहाँ पे 7385281023। इस नंबर पे कॉल करेंगे और अपने लिए अपनी बुक आज ही ऑर्डर करेंगे। ओके, तो आ जाइए, सभी बच्चों का स्वागत है और आज की हमारी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अभी यहाँ से जो है मैं आज के लिए यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं हट जाता हूँ और बाकी चीजें आपको यहाँ से मैं पढ़ाता हूँ। ओके, चलो, तो सभी बच्चे शुरू करेंगे आज की हमारी इस क्लास को। पहला जो चैप्टर आएगा बच्चों वेपन ट्रेनिंग का, और इस बार जो है वो ड्रिल को हटा दिया गया है। ड्रिल के ऊपर इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, तो वेपन ट्रेनिंग में पहला सवाल पूछा है आपसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ .22 राइफल। तो .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है? आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, 2.2 ऑन्स, 6.2 ऑन्स, या 6.4 ऑन्स, या 6.3 ऑन्स। तो आप सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर है 6.2 ऑन्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे बच्चों ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, .22 राइफल किस देश की बनावट है। तो .22 राइफल को किस देश ने बनाया है? तो रशिया है, यूएसए है, युगोस्लाविया है और इंडिया है। तो बच्चों आपको पता है कि .22 राइफल को जो है वो युगोस्लाविया ने बनाया है। सो करेक्ट आंसर इज युगोस्लाविया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द .22 राइफल, .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आपको ऑप्शन दे रखा है 40 इंच है, 38 इंच है, 42 इंच है या 43 इंच है। तो बच्चों .22 राइफल की जो लंबाई है वो हमेशा 43 इंचेस की होती है। द करेक्ट आंसर इज 43 इंच इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अगर कभी कभी ये सवाल अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 110 सेंटीमीटर भी जो है आप याद रख सकते हो, क्योंकि 110 सेंटीमीटर अगर हम सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर लिखते हैं और इंचेस में 43 इंच लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है बच्चों? इफेक्टिव रेंज कितनी होती है .22 राइफल की? तो 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या 35 मीटर। तो हमारा आंसर होगा बच्चों 25 मीटर होगा इसका सही जवाब। वैसे इन्होंने यहाँ पे मीटर बोला है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में इनको लिखना था चाहिए था 25 गज, या तो मीटर में अगर हम 23 मीटर बच्चों लिखते हैं। ओके, मीटर में अगर पूछेंगे तो 23 मीटर, अगर गज में पूछेंगे तो 25 गज। इस तरीके से आपको जो है वो इसका आंसर याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की जो अधिकतम रेंज है वो कितनी होती है? 1500 फीट, 1700 फीट, 1800 फीट या 1600 फीट। तो ऑब्वियस सी बात है .22 राइफल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 1700 फीट। अब इन्होंने फीट नहीं लिखना चाहिए था, इनको 1700 यहाँ पे गज लिखना चाहिए था। अगर भैया इनको अगर मीटर में लिखना चाहिए था तो 1550 मीटर होगा। अगर सवाल मीटर में पूछेंगे तो 1550, अगर गज में पूछेंगे तो 1700 गज। यहाँ पे आपको आंसर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों .22 राइफल के बुलेट की लंबाई कितनी होती है? तो बच्चों बुलेट की जो लंबाई है वो हमेशा याद रखना 10 mm की होती है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ओके, 10 mm इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, .22 राइफल की जो सेफ्टी कैच की पोजीशन होती है वो कितनी होती है? तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। बच्चों आप सभी को बताया कि .22 राइफल की जो सेफ्टी कैच की पोजीशन होती है वो हमेशा
दो होती है, एक तो भैया आर पर होगी या तो एस पर होगी, ठीक है। आर का मतलब है रेडी और एस का मतलब है सेफ, या तो आर या एस, इन दोनों में से जो है वो .22 राइफल के सेफ्टी कैच की पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बुलेट ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल के बुलेट का वजन कितना होता है। तो बच्चों बुलेट का जो वजन है वो या तो 38 टू 40 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। .22 राइफल का जो बुलेट होती है ना, गोली होती है, उसका जो वेट है वो 38 ग्राम टू 40 ग्राम के आसपास होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड फायरिंग। तो अच्छे फायरिंग के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। गुड ग्रिप है, गुड ट्रिगर ऑपरेशन है, एम ऑन टारगेट है, या ऑल ऑफ देम। यानी कि इसका मतलब है ये अच्छी पकड़, उसके बाद में अच्छा शिस्त लेना, ओके, अच्छा शिस्त लेना, और एक है बच्चा आपका ये ट्रिगर दबाना सही से। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी देम। यानी कि ऑल ऑफ देम यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, राइफल को आपको अच्छा पकड़ना है, अच्छा निशाना बनाना है, अच्छा निशाना लगाना है, और सही तरीके से ट्रिगर को दबाना है। तो इसका आंसर में क्या आएगा, तीनों में से ये हमारे सही हो जाएंगे। सो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों हाउ मेनी ग्रूव्स आर देयर इन .22 राइफल। तो .22 राइफल में कितने ग्रूव्स होते हैं। तो सभी को पता है .22 राइफल के बैरल में जो है बच्चा वो 6 ग्रूव्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 आंसर इसका लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, 2700 फीट पर सेकेंड। द राइट आंसर इज 2700 फीट प्रति सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। .22 राइफल की जो एमवी, यानी कि एमवी का मतलब होता है मजल वेलोसिटी, तो मजल वेलोसिटी हमेशा याद रखना 2700 फीट प्रति सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो सभी बच्चों को ऐसे आंसर देते जाना है और इन सभी सवालों को याद रखना है। ये देखिएगा यहाँ पे पूरा पेपर एक ओरिजिनल है और यहाँ पे किसी के हाथ के निशान भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी हम पेपर को थोड़ा इस साइड में चेंज करेंगे ताकि हमें ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सके। तो बच्चों यहाँ से हम यहाँ पे ओके, तो क्वेश्चन नंबर अभी 12 आ चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ .22 राइफल। बच्चों .22 राइफल के कितने प्रकार होते हैं। तो .22 राइफल बच्चा हमेशा दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है अपना डिलक्स वाला, ओके, एक डिलक्स वाली होती है, और दूसरी जो होती है बच्चा वो है MK4, ठीक है, मार्क 4 बोल्ट एक्शन वाली जो है वो एक दूसरी राइफल होती है। तो दो होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरिंग पोजीशन आर देयर इन .22 राइफल। तो बच्चों .22 राइफल से फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है। तो .22 राइफल की जो फायरिंग पोजीशन है वो 3 प्रकार की होती है। हमें 3 प्रकार से फायरिंग पोजीशन जो है वो .22 राइफल से सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल नंबर 2 MK4 इज यार्ड्स। तो बच्चा सवाल इन्होंने पूछा है कि .22 राइफल नंबर 2 मार्क 4 की प्रभावी सीमा कितनी होती है, प्रभावी रेंज कितनी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन गलत कर दिया है, इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था 25 गज है, या तो इनको लिखना चाहिए था 40 गज, या तो 70 गज, या तो 75 गज। इस तरीके से आपको ऑप्शंस देने चाहिए थे बच्चों। आंसर होगा 25 गज इज द राइट आंसर। 25 यार्ड्स इज द करेक्ट आंसर, ओके। 25 गज आपको यहाँ पे आंसर देना चाहिए, और इन्होंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन गलत कर दिया है। तो 25 गज आप यहाँ पे लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका यहाँ से शुरू होता है एनसीसी जनरल, ओके। एनसीसी के ऊपर आपको अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कितने डायरेक्टरेट होते हैं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, 17 डायरेक्टरेट होते हैं, सभी को पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने पूछा है विच इज नॉट अ सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। इट मींस कौन सा केंद्र के द्वारा आयोजित शिविर नहीं है। बच्चा सेंट्रल यानी कि केंद्र के द्वारा कौन सा कैंप नहीं है। SNIC ये सेंट्रल के द्वारा होता है, मतलब उसके बाद में TSC ये भी सेंट्रल का कैंप है, EBSB ये भी नेशनल लेवल का कैंप है, SNIC TSC EBSB ये सारे नेशनल लेवल के कैंप है। लेकिन बच्चा ये जो CATC है ना, या ATC है, ATC और CATC ये दो ऐसे कैंप है बच्चा, ये आपके वार्षिक प्रशिक्षण शिविर है, ठीक है, ईयरली लिए जाते हैं, और ये जो है नेशनल लेवल के कैंप नहीं है। तो इसका आंसर होगा बच्चों CATC। अगर उसमें ATC ऑप्शन में होता तो ATC भी इसका सही आंसर होता और CATC भी। ये दो ही कैंप आपको याद रखना, ये सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप नहीं है, केंद्र के द्वारा इन कैंप को आयोजित नहीं किया जाता है, ओके। केंद्र यानी कि नेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के कैंप नहीं है ना, ATC CATC भैया कितने सारे कैंप होते हैं ये। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन आपके सामने है। चलो यहाँ पे पूछा है नागपुर ग्रुप के कितने ग्रोव्स है, तो ये ग्रुप के बारे में आपको यहाँ पे पूछा है, तो ये इसको आप स्किप मार दीजिए, ये अलग अलग टाइप का है और आपको याद रखना है दूसरे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, द मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। ओके आपके सामने ऑप्शन है डिसिप्लिन एंड यूनिटी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, फॉरवर्ड टुगेदर एंड यूनिटी एंड ट्राई। ओके तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ओके सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे आपको दिखाई देंगे, बट सभी का आंसर एक जैसा नहीं होगा। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकता एवं जागरूकता। तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एनसीसी कैडेट राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, पिछड़े वर्ग की लोगों का मदद ना करना, मानव संसाधन विकास ना करना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, सड़क का निर्माण ना करना। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बच्चों राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है तो हमारे एनसीसी कैडेट यही तो भूमिका निभाएंगे ना राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो सी वाले बच्चे जिन्होंने भी बोला है सही है, सी सभी का सही, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, आंध्र प्रदेश का फोक डांस, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या होता है। तो आंध्र प्रदेश का है भांगड़ा है, कुचिपुड़ी है, दांडिया है या लावनी है। तो आंध्र प्रदेश का जो फोक डांस है बच्चा वो है कुचिपुड़ी। ओके कुचिपुड़ी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी होगा आपका यहाँ पे सही जवाब। चलो अभी आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक ओके क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, वेयर इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धा। भाई बुद्ध की पूजा किस जगह पे की जाती है, जहां पे बुद्ध की पूजा होती है वो जगह को किस नाम से जानते हो बच्चा आप, मंदिर के नाम से जानते हो, विहार के नाम से जानते हो, गुरुद्वारा के नाम से जानते हो, या क्या होगा आंसर इसका। ओके तो भाई आपको पता है कि बुद्ध की पूजा को जो है वो आप विहार के नाम से जानते हो, वहां पे पूजा होती है, विहार इज द करेक्ट आंसर। विहार वाले सभी बच्चे बिल्कुल सही है जिन्होंने भी विहार बोला है। नेक्स्ट अगला सवाल है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। भैया भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को जो है वह 26 नवंबर 1949 को बच्चा हमने अपनाया गया। और एक सवाल इसी से एक सवाल बनेगा कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो लागू कब किया बच्चा, 26 जनवरी 1950 इज द करेक्ट आंसर। ओके 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को जो है वो लागू किया था, ये भी सभी कैडेट्स याद रखेंगे। ओके चलो नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने, द कैपिटल ऑफ केरला। बच्चों केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है, तेलंगाना है, बेंगलुरु है या चेन्नई है। तो केरला की राजधानी होगी आपकी तिरुवनंतपुरम। ठीक है तिरुवनंतपुरम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जितने भी हमारे एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स और बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड से पास हो सके। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, वे टू अचीव नेशनल यूनिटी, इनमें से राष्ट्रीय एकता को हासिल करने का कौन सा उपाय है। तो भैया शिक्षा है, आर्थिक है, या राष्ट्रीय भाषा है, या ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से सभी होगा बच्चों इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है, राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान में प्रोग्राम और प्रतियोगिताएं होती है। बच्चों जब एनआईसी कैंप होता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होता है, सवाल जवाब प्रतियोगिताएं होती है। सो करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी होगा इसका सही जवाब, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी कैसे योगदान दे सकते हैं, नेशन बिल्डिंग में हम सभी यूथ अपना कैसे योगदान दे सकते हैं बच्चा, हेल्पिंग इन सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा में भाग लेकर, प्रमोट नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देकर, या रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस प्लेसेस, यानी कि धार्मिक स्थलों की इज्जत करके। सो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि अगर इन सभी चीजों को हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देंगे। ठीक है ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर।
बच्चों अभी यहाँ से आपका नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्तित्व विकास में एनसीसी का क्या योगदान है? तो भैया आपको पता है कि सेल्फ अवेयरनेस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इम्पैथी है एंड ऑल ऑफ दिस है। तो आंसर होगा इनमें से सभी। ये सारे ये क्वालिटी जो है इन आप आपके अंदर डेवलप कर सकते हो और ये अपने एनसीसी के एनसीसी का जो है वो हमारे व्यक्तित्व विकास में बहुत ज्यादा मदद होती है बच्चों, याद रखें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नागरिक को प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। तो भैया इनमें से बता दीजिए भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है या इनमें से सभी? तो बच्चा यहाँ पे आपका आंसर होगा शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन सी होगा बच्चों इसका सही जवाब। शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, ठीक है, शोषण का अधिकार नहीं है बच्चा। तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार होगा सही जवाब, मतलब हम ऑप्शन सी को जो है वो यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और सभी इन सभी सवालों को अच्छी तरीके से याद भी रख लेना क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चों सिद्धांत की उद्घोषणा ये कौन सा संवाद है? तो सिद्धांत की उद्घोषणा जो है वो एक वन वे कम्युनिकेशन है यानी कि एक तरफा संवाद है। सिद्धांत की उद्घोषणा एक वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेल्फ डेवलपमेंट इज अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस अ पर्सनल। स्व विकास एक कारक है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो स्व विकास कौन सा कारक है बच्चा? तो स्व विकास जो है एक फिजिकल फैक्टर है, एक भौतिक कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फिजिकल, यहाँ पे आपका आंसर होगा बच्चा भौतिक कारक। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा है 30 नंबर का है, मजबूत रिश्तों के तीन प्रमुख तत्व है। मजबूत रिश्तों के प्रमुख तीन तत्व है। एक है बच्चा आत्मीयता, दूसरा है जिम्मेदारी और तीसरा आपको बताना है। तो मजबूत रिश्तों के तीन प्रमुख तत्व कौन सा है? आत्मीयता, जिम्मेदारी और एक होगा बच्चा आपका सी यानी कि पैशन। यहाँ पे आपका आंसर आएगा जुनून। ओके, जुनून, आत्मीयता और जिम्मेदारी ये तीन मजबूत रिश्तों के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। सो यहाँ पे आंसर आपको लिखना पड़ेगा सी वाला, बिल्कुल सही होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 है, एनसीसी कैडेट्स के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किस प्रकार कर सकते हैं? जो हमारे एनसीसी के कैडेट हैं अपने व्यक्तित्व के विकास को कैसे कर सकते हैं? तो टीम भावना का विकास करके, नेतृत्व गुणों का विकास करने करके, या अनुशासन से, या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगर आप टीम भावना के साथ मिल एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हो तो डेफिनेटली है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है बच्चा एनसीसी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, दो या दो से अधिक लोग जब किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपस में बात करते, इकट्ठा आते और उसे क्या कहते हो? दो या दो से अधिक लोग जब किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब वो इकट्ठा आते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपको बताए उसे जो है हम कहते हैं ग्रुप, यानी कि उसे हम कहते हैं समूह। ग्रुप इज द करेक्ट आंसर, समूह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ईमानदारी और रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना क्या कहलाता है? ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना क्या कहलाता है बच्चों? तो वो इनिशिएटिव कहलाता है, पहल कहलाता है। ओके, बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के मुख्य उपयोग क्या है? बच्चों नेतृत्व का मुख्य उपयोग क्या होता है? आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, या इनमें से सभी? तो आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी वाला होगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों राष्ट्रीय गान बजते समय एनसीसी के कैडेट कौन से पोजीशन में खड़े होते हैं? तो जब भी हमारा राष्ट्रीय गान बजता है तो उस टाइम पे जो हमारे एनसीसी के कैडेट है बच्चा वो सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं, अटेंशन में खड़े होते हैं। द करेक्ट आंसर इज सावधान। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सभी बच्चे इन सभी सवालों को याद रखते जाए क्योंकि यही सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं 2024 में। क्वेश्चन नंबर 26, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहा जाता है? तो किसी के भी अनुपस्थिति में काम करने को जो है बच्चा वो इनिशिएटिव कहा जाता है, पहल कहा जाता है। कोई भी नहीं है उसकी अनुपस्थिति में आप अपने आप से अपनी मर्जी से काम कर रहे हो बच्चा
तो वो एक इनिशिएटिव कहलाएगा, वो एक पहल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आर देयर? बच्चों नेतृत्व की कितनी शैलियां होती है? तो हमेशा याद रखना नेतृत्व की 3 शैलियां होती है, एटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। बच्चों तीन शैलियां कौन कौन सी हैं? एटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। ये 3 प्रकार की शैलियां जो है वो एनसीसी की किसमें लीडरशिप की होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, रीजंस ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर। बच्चा संचार का फेल होने के लिए, संचार में विफलता के लिए इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? तो संचार की विफलता के लिए जो है बच्चा इनमें से जो शोर है वो एक कारण हो सकता है। अगर आपका शोर ज्यादा है तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा। द राइट आंसर इज शोर। ओके, नॉइस इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, किसी भी क्षेत्र में खेलना ये कौन सी क्षमता कहलाती है? बच्चों किसी भी क्षेत्र में खेलना ये एक स्पोर्ट्स की क्षमता कहलाती है, ये एक खेल की क्षमता कहलाती है। द राइट आंसर इज स्पोर्ट्स इज द राइट आंसर। ये एक खेल की क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है आप सभी से। ओके, द वर्ल्ड डायलॉग इट्स इज, यानी कि जो बच्चा कौन सा संवाद शब्दहीन संवाद कहलाता है? इनमें से आपके सामने कुछ संचार दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा संचार शब्दहीन संचार कहलाता है? तो बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है एक शब्दहीन संचार कहलाता है, या अवाचिक संचार जो है वो एक शब्दहीन संचार कहलाता है। सो राइट आंसर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 40 नंबर क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन ए होगा बच्चों इसका सही जवाब। चलो, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक यहां से शुरू हो चुका है, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। तो लीडरशिप में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लीडर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर? बच्चा लीडर हमेशा याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक होता है बॉर्न लीडर, ट्रेन लीडर एंड एज्यूम लीडर। ठीक है, तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ लीडर। बच्चों ये 3 प्रकार के आपके नेता के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, सामाजिक शिष्टाचार में व्यवहार करने के लिए हमें क्या सिखाता है? तो बच्चा सामाजिक शिष्टाचार हमें कहाँ पे व्यवहार करना सिखाता है? तो ये हमें समाज में व्यवहार करना सिखाता है, सोसाइटी में व्यवहार करना सिखाता है। द करेक्ट आंसर इज सोसाइटी इज द राइट आंसर। बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, सीवी। सीवी का मतलब क्या होता है बच्चा? सीवी का मतलब क्या होता है? सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाए। तो करिकुलम विटाए के लिए और एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। करिकुलम विटाए ये जॉब के लिए यूज किया जाता है। तो और एक वर्ड है सीवी के लिए, तो सीवी के लिए भैया हम रिज्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, करिकुलम विटाए, रिज्यूम, इसके नाम से जो है हम सीवी को जानते हैं। तो ये जॉब में आने वाले दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बच्चों किसी के अनुपस्थिति में भी काम करते रहने को क्या कहा जाता है? कोई भी नहीं है लेकिन आप किसी की अनुपस्थिति में भी अपने काम को पूरे मन से कर रहे हो, सच्चाई के साथ कर रहे हो, तो बच्चा वो एक इनिशिएटिव कहलाता है, वो एक पहल कहलाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी बोला है उन्हें सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, वेरी गुड एंड एक्सलेंट। ओके, और आप में से जितने भी बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, क्योंकि आपके बी सर्टिफिकेट का पूरा पेपर इसी बुक से आएगा बच्चों। ठीक है, पूरा ये एमसीक्यू वाली बुक है और आपका पेपर बहुत कम समय बचा है, अभी टाइमिंग कम है, तो तुरंत आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लो जितने भी बी वाले बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा नंबर दे दूंगा, इस नंबर पे कॉल करें 7385281023। ओके, या तो आपको ये अमेजोन पे भी बुक मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी बुक मिल जाएगी। ठीक है, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करो और तैयारी शुरू कर दो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। ओके, चलो तो बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी यहां से शुरू होगा नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर और यहां से नेक्स्ट टॉपिक को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि क्वेश्चन नंबर 45, राइट द फुल फॉर्म ऑफ वाईपी। बच्चों वाईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? और यहां से जो है मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए गायब हो जाता हूँ। वाईपी का फुल फॉर्म बताएंगे सभी बच्चे, कई सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। द राइट आंसर इज, यहाँ पे किसके तरफ से मुझे सही आंसर मिलेगा? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन बी वाला होगा बच्चों सही जवाब। ओके, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बच्चों लीडरशिप की स्टाइल्स कितने प्रकार की होती है? लीडरशिप की शैलियां
कितने प्रकार की होती है? तो लीडरशिप की शैलियां जो है वो 3 प्रकार की होती है। 3 इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है बच्चा? एटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये 3 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल होती है। यहाँ पे आंसर लिखेंगे बच्चा 3 प्रकार। ओके, नेक्स्ट। अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, कीप लाइफ सेफ एंड हैप्पी। भैया हमारा जीवन कहाँ पे सुरक्षित रहता है? तो भैया फैमिली में आप लिख सकते हैं, या कानून, कानून जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है। हाँ, लॉ भी लिख सकते हो। ओके, लॉ आप लिख सकते हो बच्चा, कानून यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, कानून जो है वो जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है, ये लिख सकते हो, या तो फिर फैमिली लिख सकते हो। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है बच्चों। नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है, क्या समझा जाता है? तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा वन वे रिलेशनशिप। ओके, तो वन वे रिलेशनशिप इज द करेक्ट आंसर। एक तरफा रिश्ता इज द राइट आंसर। वन वे रिलेशनशिप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ से शुरू हो चुका है, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा है बच्चों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में लॉन्च किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है, आप में से जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है, 2 फरवरी 2006 इज द राइट आंसर। बच्चों 2 फरवरी 2006 को जो है वो लॉन्च किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है वो 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1999 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों वन ऑफ द रीजंस फॉर लो लिटरेसी रेट इन इंडिया। भारत में कम साक्षरता दर का एक कारण है। तो भारत में कम साक्षरता दर का कौन सा कारण हो सकता है? एक तो हो सकता है बच्चा जाति व्यवस्था, यानी कि कास्ट सिस्टम। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, कास्ट सिस्टम। जिन्होंने भी बोला है उन सभी के तरफ से सही है, कास्ट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में सवाल पूछा है, राष्ट्रीय पारिवारिक के लाभ योजना रुपया की राशि कितना प्रदान की जाती है बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को? तो वैसे जो है वो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 20,000, लेकिन आप इसमें 20,000 यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ओके, तो जो हमारी NFBS है वो कितना रुपया प्रदान करता है भैया एक व्यक्ति को? तो 20,000 आप यहाँ पे लिखेंगे, या तो फिर 20 ही लिखो दो, 20 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के कितने प्रकार होते हैं? तो कुष्ठ रोग के कितने प्रकार होते हैं, इसका अगर आपको आंसर कंफर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, इसे छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है जिसके गांव में वार्षिक आय से कम होती है। भैया आप बीपीएल में कब आते हो? बीपीएल में, बिलो पावर्टी लाइन। बीपीएल में बच्चा आप कब आते हो? तो अगर आपकी वार्षिक आमदनी कितना है बच्चा? 27,000 से कम है। ओके, गांव में अगर आपकी वार्षिक आमदनी 27,000 रुपए से कम है तो आप बीपीएल में आते हो, बिलो पावर्टी लाइन में आते हो। क्वेश्चन नंबर 55, सेवाग्राम योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बच्चों सेवाग्राम योजना जो है वो MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वह सेवाग्राम योजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, आप जो है ना वो कौन से उम्र के एज में ब्लड ग्रुप को कर सकते हैं? बच्चा किस एज के ब्लड ग्रुप में आप किस उम्र की, 1 मिनट गाइस, रक्तदान के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भैया अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है तो आप जो है वो आप सभी ब्लड डोनेट कर सकते हो, रक्तदान कर सकते हो। सो 1860 होगा इसका सही जवाब, 18 से लेकर 60 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 54, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब बनाया गया? बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है बच्चा 1929 में बनाया गया था। द करेक्ट आंसर इज 1929 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी से पूछा है, महिलाओं का अश्लील चित्रण का अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया। महिलाओं का अश्लील चित्रण का अधिनियम कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया बच्चों?
तो 1986 यहाँ पे भी ऑप्शन होगा आपका बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1986 वाले सभी बच्चे बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बच्चों नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1992, यानी कि 1992 में जो है वो द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, भाई भारत का संविधान सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण के सुरक्षा और लोगों को कमजोर वर्ग के आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देता है और सुझाव देता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा था? तो आर्टिकल 46 आप यहाँ पे लिखेंगे, आर्टिकल 46 इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष आप कब सेलिब्रेट करते हो? इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जो है वो हमेशा 1975 यानी कि 1975 में जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। 1975 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों मन का वो भाग है जो वास्तविकता पर आधार है। तो मन का कौन सा भाग है जो वास्तविकता पर आधार है? भैया ईगो इज द करेक्ट आंसर। ईगो यहाँ पे लिखेंगे सभी बच्चे, ईगो होगा आपका यहाँ पे सही जवाब। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चों, अगला सवाल अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 63, 1 मिनट मैं थोड़ा इधर जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से ग्रामीण का एक तत्व नहीं है। भैया निम्नलिखित में से ग्रामीण का एक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है एक ग्रामीण का तत्व नहीं है, याद रखना। अगला सवाल है बच्चों, व्यावसायिक यौन शोषण के खिलाफ महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी, उस योजना का नाम क्या है? आपके सामने सारे ऑप्शंस दे रखे, सभी बताएंगे अगर आपको सच में इसका आंसर पता है तो। अगर नहीं पता है तो मुझे इसका आंसर पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों आंसर होगा उज्ज्वला स्कीम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, उज्ज्वला स्कीम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के ऊपर पूछा गया है, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको पता है। 7 अप्रैल इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला होगा यहाँ पे आपका सही जवाब। ओके, आराम, नींद, शारीरिक और व्यायाम और साफ सफाई, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आराम, नींद, शारीरिक व्यायाम और साफ सफाई, ये सारी चीजें किसमें आती है बच्चों? ये सारी चीजें आपको पता है हमारे पर्सनल हाइजीन में आती है, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है। पर्सनल हाइजीन इज द राइट आंसर। 66 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस बीमारी को सल्मोलिया, एंटेरिचा, स्टेरोटाइड, टाइफी के नाम से जाना जाता है? तो भैया एक बीमारी है, उस बीमारी को इतने नाम से जाना जाता है, तो भैया उस बीमारी का नाम है टाइफाइड। तो टाइफाइड जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है उनका सही है। टाइफाइड को जो है वो ये सारे नामों से जाना जाता है टाइफाइड को। क्वेश्चन नंबर 68, बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरल के संचरण का महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो, यानी कि मच्छर का काटना जो है वह इस बीमारी के लिए वायरल का संचरण है, याद रखना, द बाइट ऑफ मॉस्किटो, मच्छर का काटना। ओके, नेक्स्ट भैया व्यायाम किस श्रेणी में आता है? अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, तो ये कौन सी श्रेणी में आता है बच्चों? तो व्यायाम करना हमेशा पर्सनल हाइजीन में आता है, एक व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। राइट आंसर होगा हमारा सी वाला ऑप्शन, है ना, व्यायाम करना ये एक पर्सनल हाइजीन में आता है। क्वेश्चन नंबर 70 वाला सवाल है, शिविरों में कुक हाउस में सोखने के लिए कितना गड्ढा अनुशंसित आयाम है? तो भैया शिविरों में कैंप के दौरान में कुक हाउस के लिए जो है वो 6 फीट खोल और 4 फीट वाइड वाला जो गड्ढा होता है वो खोदा जाता है। 6 फीट डीप एंड 4.5 फीट वाइड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर की ओर, नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 वाला टॉपिक आपके सामने आ चुका है,
व्हाट इज द गोल ऑफ योगा, योगा का लक्ष्य क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो योगा का लक्ष्य होता है फिजिकल फिटनेस को बढ़ाना, आपके तनाव को कम करना, आपके इनलाइटमेंट को जो है वो बढ़ाना। राइट आंसर, सॉरी ये तो नहीं होगा ऑप्शन सी वाला। राइट आंसर इज बोथ, यानी कि ए एंड बी, ये तो ए वाला सही है और ये वाला सही है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले बच्चे सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, बच्चों पतंजलि का सूत्र क्या होता है, पतंजलि का सूत्र। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे एंशियंट टेक्स्ट दैट कंटेंट द फिलोसॉफी ऑफ योगा। तो ये हमारा ऑप्शन वाला ए वाला सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपका टाइम बचाने के लिए मैं बहुत फास्ट में क्लास ले रहा हूं, तो इसी मेहनत के लिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी हमारे एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट के कैडेट है अपने सभी दोस्तों के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके बच्चों, तो योग की बाध्यताएं क्या है बच्चों, योगा की बाध्यताएं क्या है। तो भाई अगर आप योग करते हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, योगा की बाध्यता, यानी कि अगर योगा नहीं करोगे तो क्या नुकसान आपको हो सकता है बच्चा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको हार्ट के डिसीज हो सकते हैं, गर्ल्स को प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से सभी होगा इसका सही जवाब। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हो ना, तो आपको डेली योगा करना बहुत जरूरी है। बच्चों द सीपीआर, हार्ट अटैक के मरीजों को 1 मिनट में कितना सीपीआर चढ़ाना चाहिए। तो हार्ट अटैक के मरीजों को जो है वो 1 मिनट में 2 बार जो है वो सीपीआर को चढ़ाना चाहिए, 2 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो चुका है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से पहला सवाल पूछा है बच्चों, सिविल डिफेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सिविल डिफेंस की जो शुरुआत है वो 1941 से हुई थी, 1961 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम मई को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। द करेक्ट आंसर इज मई के कौन से मंथ में बच्चा, मई मई मंथ में, ईयर होगा 1968, ठीक है 1968 इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल है, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को वर्तमान में कितना लाख रुपीस दिए जाता है। तो 12.49 लाख इज द करेक्ट आंसर। ओके, लगभग 12.5 लाख के आसपास जो है वह नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को वर्तमान में दी जाती है। नेक्स्ट बच्चों, नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो नेशनल लेवल पर नागरिक सुरक्षा के लिए जो है, जो हमारे गृह मंत्रालय है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, वो जो है वह रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है, किलोमीटर लंबी लगभग 5700 किलोमीटर लंबी तटरेखा चक्रवातों से और किससे ग्रस्त है बच्चा, भैया चक्रवात और सुनामी से ग्रस्त है। ठीक है, हमें जो 5700 किलोमीटर की जो तटरेखा है ना लंबी, वो भैया एक तो चक्रवात है, ओके, उसके बाद में सुनामी है, इनके द्वारा ग्रस्त है। ओके, चक्रवात और सुनामी, यहाँ पे आप आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो भैया बॉम्ब एक्सप्लोजन इज अ डिजास्टर, बच्चा बम विस्फोट ये कौन सी आपदा है। तो बहुत इजी सवाल है बच्चों, बम विस्फोट जो है वो एक मैन मेड डिजास्टर, एक मानव रचित आपदा है बच्चा। ओके, बम विस्फोट कौन सी आपदा है, तो बम विस्फोट जो है एक मैन मेड है, एक मानव रचित आपदा है। क्योंकि बम विस्फोट कौन करता है, इंसान करता है, इंसान की गलतियों की वजह से आपदा आती है, तो मैन मेड इज द राइट आंसर। बच्चों बाधा प्रशिक्षण, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू हो चुका है, ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग यानी कि बाधा प्रशिक्षण। तो बाधा प्रशिक्षण से ऊपर एक पहला सवाल पूछा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो शारीरिक स्वस्थता और शरीर में चपलता आती है, मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का विकास होता है, साहस और धैर्य बढ़ता है। सो आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त में से सभी, ये सारे फायदे तो हम सभी को मिलते हैं ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग से। ओके, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों 82 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच इन दिस इज नॉट अलाउड टू गर्ल कैडेट, भैया इनमें से कौन सा ऑब्स्ट्राइकल है जो गर्ल्स कैडेट के लिए अलाउ नहीं होता है। तो आप लिखोगे बच्चा यहाँ पे हाई वॉल। ओके, तो हाई वॉल जो है वो गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं होती है, इनमें से या तो रैम्प जंप, ये दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे लिख देना। बच्चों अभी बात करेंगे ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग, अब आपने पढ़ लिया है, अब बात आती है बच्चों हमारी एडवेंचर ट्रेनिंग के बारे में।
तो एडवेंचर ट्रेनिंग में सवाल पूछा है पहला, अ लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी इज कॉल्ड। बच्चा जो लंबी एडवेंचर की जो जर्नी होती है वो किस में होती है? पैरा जंप में होती है, ट्रैकिंग में होती है, हॉट एयर बलून में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो लंबी, सबसे लंबी जो ट्रैकिंग की जर्नी होती है बच्चा, वो होती है हमारी ट्रैकिंग में। ओके, तो एडवेंचर की सबसे बड़ी जो जर्नी होती है वो ट्रैकिंग में होती है, क्योंकि ट्रैकिंग का बहुत लंबा, बड़ा बड़ा आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। ठीक है, लंबा रूट होता है ट्रैकिंग का, याद रखना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84। बच्चों ट्रैकिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें साथ में लेना जाना पड़ता है? ट्रैकिंग के लिए हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, वो है रूट मार्च चार्ट, यानी कि हमें रास्ता पता होना चाहिए, हमें कौन से रास्ते से जाना है। तो रूट मार्च चार्ट ट्रैकिंग के दौरान में लिया जाता है। ऑप्शन ए होगा बच्चों इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है, इनमें से आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप कौन सा है? तो बच्चा आकाशीय, जो आसमान में किया जाने वाला एडवेंचर एक्टिविटीज कौन सा है? तो ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग जो है वो आसमान में की जाती है। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इनमें से जलीय साहसिक क्रियाकलाप कौन सा है? बच्चों जलीय साहसिक क्रियाकलाप यानी कि जो पानी में किया जाने वाला एडवेंचर एक्टिविटीज कौन सा है? तो पानी में बच्चों राफ्टिंग की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पानी में जो है वो राफ्टिंग को किया जाता है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 87। बच्चों लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज यानी कि भू आधारित साहसिक क्रियाकलाप कौन सा है? तो जमीन पर किया जाने वाला साहसिक क्रियाकलाप है बच्चों, वो है ट्रैकिंग। ठीक है, तो ट्रैकिंग जो है वो जमीन के ऊपर कराई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो अभी हम इधर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा है 88। बच्चों दार्जिलिंग में एक जगह है जहां पे कैडेट्स के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है। जो हमारे एनसी के कैडेट हैं उनको माउंटेनियरिंग रिलेटेड जो है वो कहाँ पे पढ़ाया जाता है, कहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों? तो दार्जिलिंग में सिखाया जाता है। तो दार्जिलिंग में एक जगह है जिसे HMI के नाम से जाना जाता है, HMI। तो HMI का मतलब होता है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो HMI का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज द करेक्ट आंसर। HMI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगला सवाल है, स्लीदरिंग में कैडेट्स को कहा किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? बच्चों स्लीदरिंग में हेलीकॉप्टर ऊपर होता है, हेलीकॉप्टर से नीचे एक रस्सी फेंकी जाती है, उस रस्सी को लटकते हुए हमारे जो कैडेट्स है वो नीचे आते हैं या हमारे जवान नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे बच्चा रस्सी के द्वारा, बाय रोप इज द करेक्ट आंसर। रस्सी के द्वारा हम नीचे उतरते हैं। चलो क्वेश्चन है अगला, हाउ कैन पोल्यूटेड वाटर टू बी मेन सेफ ऑफ ड्रिंकिंग? बच्चों जो दूषित पानी होता है ना, जो खराब पानी होता है उसको शुद्ध कैसे बना सकते हैं? तो खराब पानी को पीने योग्य कैसे बना सकते हैं? भैया हमें उसको पानी को उबालना पड़ेगा, पानी को फिल्टर करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा क्लोरिनेशन के द्वारा। तो ये सारे विधियां है पानी को शुद्ध करने की। तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे बच्चों उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ये उपरोक्त में से सभी वाला होगा इसका सही जवाब। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है बच्चों बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, सीमा एवं तटीय क्षेत्र। तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया में पहला सवाल है, भारत कितने देशों के साथ जमीनी सीमा जुड़ी है? तो बच्चा भारत के कितने देशों के साथ जमीनी सीमा जुड़ी है? तो भाई याद रखे सभी बच्चे, 7 देशों के साथ। कितना है बच्चा? 7 देशों को जो है वो हमारे भारत की बॉर्डर लगी हुई है। 7 कंट्रीज द राइट आंसर। बच्चों भारत के साथ खुली सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो भारत के साथ खुली सीमा जो है वो नेपाल साझा करता है। सो नेपाल इज द यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका नेपाल। नेक्स्ट एलओसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी है। एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होगा? एलओसी का फुल फॉर्म होगा बच्चों लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। 94 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों, वी स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट सी बॉर्डर? तो भाई भारत को सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा लगा हुआ है? भारत के कौन से राज्य को सबसे अधिक समुद्र का किनारा लगा हुआ है? तो भैया गुजरात राज्य को जो है वो सबसे ज्यादा समुद्र का किनारा लगा हुआ है। तटरेखा वाला जो राज्य है ना, सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात को सबसे ज्यादा समुद्र का किनारा लगा हुआ है। ओके बच्चों, चलो अगर सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते जाए, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करे। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, भारत में कौन कौन से समुद्र महासागर से घिरा है? भैया भारत कौन कौन से समुद्र और महासागर से घिरा है? अरब सी है, वे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, या उपरोक्त में से सभी है? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त में से सभी इज द राइट आंसर, इन सभी से जो है वो घिरा हुआ है। ओके चलो भाई अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 96, राइट द नेम ऑफ इंडियन बॉर्डर कैन चाइना, चीन के साथ भारत की कौन सी बॉर्डर है और उसका नाम क्या है? ओके बच्चों चीन के साथ भारत की कौन सी बॉर्डर है और उसका नाम क्या होगा? आपकी तरफ से ट्राई करेंगे सभी बच्चे, अगर किसी को आंसर पता है तो, अगर नहीं पता है तो मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, LAC इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो चीन के साथ भारत की कौन सी बॉर्डर है? LAC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब भैया यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है वो 96 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम जो बढ़ेंगे बच्चों स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के बारे में। ओके आपका जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। कल इसी टाइम पे एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगा हम स्पेशलाइज्ड सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को ये चीजें अच्छी तरीके से पता चल सके। ओके और स्पेशलाइज्ड सिलेबस के ऊपर मैं कल और एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, और सभी बच्चे आज के इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आप बोलते होंगे तो चलो भाई मैं अभी करा देता हूं ये स्पेशलाइज्ड सिलेबस। ओके चलो स्पेशलाइज्ड सिलेबस को अभी करेंगे, यहां से मैं थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाता हूं। ओके बच्चों, तो स्पेशलाइज्ड सिलेबस में पहला सवाल आपका आता है आर्म फोर्सेस का। तो आर्म फोर्सेस में पहला ही सवाल आपसे पूछा गया है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, भैया सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी यानी कि भारत के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो आपको पता है कि भैया जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं ना, वो भारत के सुप्रीम कमांडर होते हैं। द राइट आंसर इज राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर ऑपरेशन कब हुआ था? कश्मीर ऑपरेशन कब हुआ था बच्चों? तो कश्मीर ऑपरेशन जो है वो 1947 टू 48 के बीच में हुआ था। याद रखना 1947 टू 48 के बीच में कश्मीर अभियान हुआ था, कश्मीर ऑपरेशन हुआ था। अगला सवाल है आप ही के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। When did the कारगिल वॉर हैपन? भैया कारगिल युद्ध कब हुआ था? आपको बहुत सभी को पता है ये तो, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। ओके ऑप्शन बी वाले सभी बच्चे सही है, और बी आपको यहाँ पे याद रखना है। बच्चों हमारे देश के सेनाओं को कितने कमांडों में विभाजित किया गया है? तो बच्चा जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के जो कमांड है ना, इंडियन आर्मी की जो कमांड है, उन्हें 7 कमांडों में डिवाइड किया है, 7 कमांडों में विभाजित किया है। 7 कमांड्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? बच्चा सेना दिवस हम कब मनाते हैं? सेना दिवस जो है आपको पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे हमेशा 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, बच्चा रक्षा मंत्री पदक किसे दिया जाता है? रक्षा मंत्री पदक जो है वो एनसीसी पर्सनल्स को दिया जाता है, एनसीसी कैडेट्स को दिया जाता है, यानी कि बोथ ऑफ देम, दोनों को भी दिया जाता है बच्चों, एनसीसी पर्सनल्स और एनसीसी कैडेट्स, इन दोनों को भी जो है वो रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, गैलेंट्री अवार्ड इन द फेस ऑफ एनिमी, शत्रु के सामने वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो बच्चा शत्रु के सामने जो वीरता पुरस्कार है वो है हमारा परमवीर चक्र, और भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार भी परमवीर चक्र है, इंडिया हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। 103 का आंसर होगा बच्चों ए वाला। एक क्वेश्चन नंबर 104, एनो स्टैंड, एनो का मतलब क्या होता है बच्चों? एनो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनो का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ओके ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही जवाब, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। 1 मिनट गाइस, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, भैया भारतीय सेना का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है बच्चा न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 106,
भैया भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है बच्चा, तो श्री राजनाथ सिंह जी। ओके, वर्तमान में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी है, याद रखना। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट चैप्टर यहां से आपका शुरू होता है मैप रीडिंग वाला, और सभी को बहुत पसंद आता है मैप रीडिंग वाला चैप्टर। तो पहला सवाल आपसे पूछा है 107 वाला, बच्चों मानचित्र पर कुछ कृत्रिम या प्राकृतिक विशेषताओं को वस्तुओं द्वारा दर्शाने वाले का उपयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है बच्चा हम पारंपरिक संकेत कहते हैं, उन्हें हम कन्वेंशनल साइन कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज कन्वेंशनल साइन इज द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 108, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप, मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं बच्चा, तो मानचित्र के याद रखना 7 प्रकार होते हैं, 7 टाइप्स इज द राइट आंसर। मैप 7 प्रकार का होता है। 109 वाला क्वेश्चन है, मानचित्र पर जल निकायों को दिखाने वाले किस रंग से उपयोग किया जाता है। भाई मानचित्र में जो आकृतियां दर्शाई जाती है ना, जल आकृतियों को दर्शाया जाता है, तो वो किस रंग से दर्शाया जाता है, तो पानी, यानी कि पानी को जो है वो ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। पानी की आकृतियों को बच्चों ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। सो राइट आंसर इज ब्लू। क्वेश्चन नंबर 110 आपसे पूछा है, कंपास की सहायता से हम कितना डिग्री पढ़ सकते हैं, तो बच्चा कंपास की मदद से जो है वो हम 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक जो है वो कंपास के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, 0 टू 360। ओके, चलो नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने। बच्चों जो हमारा सर्विस प्रोटेक्टर है उसकी साइज कितनी होती है, तो सर्विस प्रोटेक्टर की साइज बच्चा लंबाई कितनी होती है, लंबाई लंबाई होती है बच्चा 6 इंच, और चौड़ाई होती है चौड़ाई होती है बच्चा 2 इंच। ओके, लंबाई और चौड़ाई यानी कि 6/2 इंचेस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा, सी होगा बच्चों इसका सही जवाब, 6/2 इंचेस द राइट आंसर। उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो उत्तर दिशा हमेशा याद रखना 3 प्रकार की होती है, ट्रू नॉर्थ, ग्रेड नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ये 3 प्रकार का हमारा उत्तर होता है, तो 3 प्रकार की उत्तर दिशा भी आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी के सामने, बच्चों दक्षिण रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा का बनाया हुआ कोण क्या कहलाता है, दक्षिण रेखा को जोड़ने वाली रेखा के द्वारा बनाया गया कोण, आप में से कौन बताएगा इसका सही जवाब, किसको पता है क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर, तो बच्चा वो एक ओके दो बिंदु तथा ओके सॉरी दो बिंदु तथा उत्तर और दक्षिण रेखा को जोड़ने वाले के द्वारा बनाया गया कोण जो है बच्चा वो आपका बियरिंग कहलाता है, याद रखना। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों, बियरिंग कहलाएगा, याद रखियो सभी। नेक्स्ट बच्चों बीएम का फुल फॉर्म क्या होता है मैप रीडिंग में, तो भैया बीएम का फुल फॉर्म होता है बेंचमार्क। मैप रीडिंग में बीएम का फुल फॉर्म होगा बच्चों बेंचमार्क। बीएम मींस बेंचमार्क। ओके, याद रखिए। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक यहां से शुरू हो चुका है, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, एफसीबीसी। तो एफसीबीसी का चैप्टर यहाँ पे आपका शुरू हो चुका है। 115वां क्वेश्चन है, बच्चों सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होती हैं, तो सेक्शन फॉर्मेशन आपको पता है 6 प्रकार का सेक्शन फॉर्मेशन होता है। बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 116, दूरी का अनुमान लगाने की कितनी विधियां होती है, तो बच्चा दूरी का अनुमान लगाने की भी जो है वो टोटल 6 विधियां होती है, 6 मेथड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 117, जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने को कौन सी कला कहते हैं बच्चा, जमीन और हमारे लाभ को हथियार को उपयोग करने की कला को जो है वो कला कहा जाता है, क्षेत्र कला कहा जाता है बच्चों। फील्ड क्राफ्ट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे आप आंसर लगेंगे क्षेत्र कला, फील्ड क्राफ्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हम अपने हाथ की मदद से कितना डिग्री तक नाप सकते हैं, तो हाथ की मदद से जो है वो 19 डिग्री तक नापा जाता है, मैक्सिमम। ये भी लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम जो है वो हाथ के द्वारा 19 डिग्री तक नापा जा सकता है। क्वेश्चन है 119, बच्चों ग्राउंड के कितने प्रकार होते हैं, तो भाई ग्राउंड के जो है कितने प्रकार होते हैं, वैसे 3 ग्राउंड के प्रकार होते हैं बच्चा, अग्रभूमि, मध्य भूमि और दूरी भूमि। तो ये 3 प्रकार होते हैं, हमेशा याद रखना ग्राउंड 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और बनावट के आधार पर ग्राउंड के 6 प्रकार होते हैं, बनावट के आधार पर 6 होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 120, कूच के समय में किसे सेक्शन की आंख और कान समझा जाता है,
भैया मार्चिंग के समय में, कूच के समय में सेक्शन की आंख और कान किसे समझा जाता है? भैया स्काउट को। स्काउट पार्टी को सेक्शन के आंख और कान समझे जाते हैं। अगला सवाल है बच्चों, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर? फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है बच्चों? फायर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो 4 प्रकार का होता है। द राइट आंसर इज 4 टाइप्स। फायर कंट्रोल ऑर्डर हमेशा याद रखना सभी बच्चे, फायर कंट्रोल ऑर्डर आपका 4 प्रकार का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 122, फायर ऑर्डर देने की तरतीब क्या होती है? बच्चों फायर ऑर्डर देने की जो तरतीब है उसे हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। ग्रिड, ग्रिड का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। क्या होता है बच्चा? ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। ओके, तो ग्रिड के नाम से हम उसे जानते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 23, ओके 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 है, फासला असल से कम कब दिखाई देता है? भैया फासला असल से कम कब दिखाई देता है? जब तेज धूप हो, या जब धूप देखने वालों के सामने हो, या जब धूप देखने वालों के पीछे हो, या जब देखने वालों के ऊपर या नीचे देख रहा हो। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे बच्चा, जब धूप देखने वालों के पीछे हो उस समय में जो है फासला असल से कम दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 वाला है भैया, व्हाट इज द सेक्शन एवरेज? बच्चा सेक्शन एवरेज ये क्या है? सेक्शन औसत क्या है? तो भैया सेक्शन औसत ये एक विधि है जिसके द्वारा हम फासले का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ये मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस है बच्चा, दूरी का अनुमान लगाने की विधि है, मेथड है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है आपका नेक्स्ट चैप्टर, यहां से शुरू हो चुका है बच्चों, मिलिट्री हिस्ट्री, सैन्य इतिहास का चैप्टर आपका यहां से शुरू हुआ है। अब पूछा है क्वेश्चन, 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे बच्चा? तो उस टाइम पे थे हमारे सैम मानेकशॉ जी। द राइट आंसर इज सैम मानेकशॉ इज द करेक्ट आंसर। ओके, सैम मानेकशॉ होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 126, बच्चों कारगिल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कारगिल वॉर जो है वह 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन बने थे बच्चा? सैम मानेकशॉ जी। अभी इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, मैं आपको दे देता हूं। सैम मानेकशॉ, पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी बने थे। ओके, पहले फील्ड मार्शल कौन बने थे बच्चा? सैम मानेकशॉ जी, याद रखना सैम मानेकशॉ। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है बट आप याद रखना सैम मानेकशॉ। चलो क्वेश्चन नंबर 128, भारत और चीन के बीच में युद्ध कौन से वर्ष हुआ था? तो बच्चों 1962 में भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी। 1962 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले हमारे सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। बच्चों इनमें से परमवीर चक्र विजेता नहीं है, इनमें से परमवीर चक्र से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो उनका नाम है बच्चा मेजर वीके सिंह। तो मेजर वीके सिंह साहब को परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 130, बच्चों हु वाज द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर? पहले परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है? तो सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता का नाम है, वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131, बैटल ऑफ लोंगेवाला कब लड़ी गई थी? तो बच्चा बैटल ऑफ लोंगेवाला जो है वो 4 दिसंबर 1971 को लड़ी गई थी। सो करेक्ट आंसर इज 4 दिसंबर 1971। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 131, भाई 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। तो भाई भारत में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तशकेंत इज द राइट आंसर। क्या हो गया बच्चों? तशकेंत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 132, ऑपरेशन मेघदूत वाज फाउट एट। बच्चा ऑपरेशन मेघदूत कहां पे लड़ा गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत जो है बच्चा वो सियाचिन में। ओके, तो सियाचिन इज द राइट आंसर। जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है सियाचिन, सियाचिन में था ना ऑपरेशन मेघदूत, तो सियाचिन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आप सभी बच्चों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके,
भाई याद रखना, भारत ने पाकिस्तान के साथ अब तक कितनी लड़ाइयां लड़ी थी बच्चों? तो भारत ने पाकिस्तान के साथ जो है वो अब तक जो है वो 4 लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है। एक कब हुआ था? 1948 टू 40, ओके 47 टू 48 में। उसके बाद में दूसरी लड़ाई 1965 में, तीसरी बच्चा 1900, एक होगा आपका 1971 बांग्लादेश लिबरेशन, एंड चौथी होगी बच्चा 1999। ओके, तो ये 4 लड़ाइयां लड़ी थी हमने पाकिस्तान के साथ। ओके, अगला सवाल है बच्चों, CHM पीरू सिंह शेखावत जी कौन से बटालियन से बिलोंग करते थे? तो CHM पीरू सिंह शेखावत जी जो है वो 6 राजपूत बटालियन से बिलोंग करते हैं। 6 राजपूत इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हु वाज द एयर फोर्स इज द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स? तो भैया कौन है? मार्शल VR चौधरी साहब। ओके, VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी साहब, ठीक है। तो एयर मार्शल का नाम क्या है बच्चों? विवेक राम चौधरी साहब, याद रखना सभी, विवेक राम चौधरी साहब, यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ही के सामने, सभी बच्चे आंसर करते जाए। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, 36वां क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, हाउ मेनी प्रिजनर्स ऑफ वॉर वेयर हैंडेड ओवर बाय इंडिया पाकिस्तान 1971? पाकिस्तान ने 1971 के लड़ाई में कितने कैदियों को युद्धबंदी बनाया था बच्चों? 93,000, ठीक है। 93,000 प्लस जो है लोगों को युद्धबंदी बनाया था, सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो चुका है, कम्युनिकेशन यानी कि संचार वाला टॉपिक शुरू हो चुका है बच्चों। आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटी, तो आरटी का फुल फॉर्म होता है रेडियो टेलीफोनी, याद रखेंगे सभी। आरटी का फुल फॉर्म होता है बच्चा रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 138, टॉप सीक्रेट मैसेज। भैया जो गुप्त शीर्षक संदेश है वो फ्रैंक के लिए प्रेषक केवल द्वारा यूनिट पर स्तर पर होता है। तो भैया जो सीक्रेट वाले जो है वो आपका जो है वो OC1 के द्वारा जो है उसे भेजा जाता है। OC1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भैया अगला सवाल है, सीओ को किस नाम से जानते हैं? सीओ को, ठीक है। तो भैया कमांडिंग ऑफिसर को जो है वो टाइगर के नाम से जाना जाता है, टाइगर। ओके, सीओ को जो है वो टाइगर के नाम से जाना जाता है, याद रखना। सीओ का नियुक्ति कोड होता है टाइगर। अगला है बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वो है निकासी का संदेश। ट्रैफिक के दौरान में शांति और युद्ध का एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो कोर ऑफ सिग्नल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने संदेश को, निकासी संदेश को ट्रैफिक के दौरान में शांति और युद्ध का एक प्रमुख जिम्मेदारी संभालती है। ओके, तो राइट आंसर इज कोर ऑफ सिग्नल। तो बच्चों इस तरीके से हमने टोटल 140 क्वेश्चन, याद रखेंगे जितने भी बच्चे आप सभी देख रहे हो ना, आपने टोटल एक ओरिजिनल पेपर को आप सभी बच्चों ने सॉल्व किया है। एक पूरा पेपर हमने 140 नंबर का बच्चों पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सभी याद रखेंगे इन सभी सवालों को, 140 क्वेश्चन आप पूरा इसको याद रख लेना और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन सभी को भी ये सारे क्वेश्चन पता चल सके। और जिन्होंने भी अभी तक ये जो मिशन एनसीसी की बुक है अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किए हैं तो आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। ये अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, आपके पास समय कम बचा है जिससे कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर सको। ओके, जल्दी आज ही मार लो, आज वीडियो देख रहे हो तो फटाफट ऑर्डर मार लो। अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट पे है और OMR शीट भी आपको फ्री में मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूँ 7385281023। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने लिए अपनी बुक को ऑर्डर करें। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।